प्रारंभ का कौन सा रहस्य समेटे हुए है ये जगह, जहां ओम की ध्वनि का भी स्रोत है और झेलम के प्रारंभ की भी कहानी। ओमकार ही एक ऐसा हिंदुओं में नाम है जिसके अंदर सब कुछ समेटा जा रहा है, यही एक आवाज है। ओमो को पहला पड़ाव मान लीजिए और आखिरी पड़ाव नवदल को। यहाँ से झेलम नदी निकलती है जो श्रीनगर से होकर बारामूला के रास्ते पाकिस्तान जाती है। गेटवे ऑफ कश्मीर भी इसको कहा जाता है। ये तो झेलम का स्टार्ट है। आज आपको दिखाएंगे कश्मीर के अनंतनाग में आदि और अनंत से जुड़ते सिरों की अनदेखी अनसुनी पड़ताल। अद्भुत सुंदरता, अविश्वसनीय मान्यताएं और अकल्पनीय इतिहास। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। क्या आप जानते हैं कि कश्मीर का जो पूरा क्षेत्र है वो कभी पानी के नीचे हुआ करता था और इसीलिए उसे सतीसर कहते थे। आज हम ऐसी ही चीजें आपके लिए निकाल कर लाए हैं। मसलन एक ऐसा गांव जिसका नाम ही ओम है और ओम की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ उसका पूरा इतिहास है। ये मेरे पीछे झेलम या वितस्ता नदी का स्रोत माना जाता है, लेकिन फिर भी ये कुंड इतना शांत क्यों नजर आता है? आपको कहीं से भी जल की धारा फूटते हुए क्यों नहीं नजर आती है? क्यों यह धारा जब आगे निकलती है तो एक ऐसी नदी का रूप ले लेती है मानो पहाड़ों से उतर रही हो? इसके पीछे कोई पौराणिक कहानी है या फिर कोई ऐसा वर्तमान इतिहास जो कि इस बात की तस्दीक करता है कि हमारे पूर्वज हमसे कहीं बेहतर जानते थे विज्ञान के बारे में? सृष्टि निर्माण की ध्वनि, ब्रह्मांड की ध्वनि, वो ध्वनि जो शाश्वत है, उस ओम का कश्मीर के एक गांव से क्या संबंध है? गांव का नाम क्या है? गांव का नाम ओमू है। कुछ लोग कहते हैं कि ओम था पुराने टाइम। हो सकता है, वो भी होता है। वैसे तो हम बोलते हैं इसको ओमू ही। हाँ, जैसे ओमो बोलते हैं। ओम शब्द से, क्योंकि वहां जपते थे लोग ओम ओम ओम, क्योंकि ओमकार ही एक ऐसा हिंदुओं में नाम है जिसके अंदर सब कुछ समेटा जा रहा है, यही एक आवाज है। जिसको कुछ नहीं आता उसको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के नाम से जपते रहेंगे, सारे इसी में समाता। तो इसीलिए इस एरिया का, इस जगह का नाम ओमू के नाम से रखा गया। अनंतनाग का ओम गांव समय के साथ ओमो हो गया, लेकिन वो प्रमाण संरक्षित रहे जो पीढ़ियों को प्राचीन कहानियां सुनाएंगे। ये माना जाता है कि अमरनाथ यात्रा से पहले यहाँ पर, पहले जहाँ वहाँ से आते थे वो अमरनाथ यात्रा यहाँ रुकते थे, तो फिर यहाँ से जाते थे आगे यात्रा के लिए, फिर वहाँ से वापस आकर फिर यहाँ रुकते थे रात को, फिर चला जाते थे वापस। झेलम के एक नहीं बल्कि दो स्रोत का क्या है पौराणिक रहस्य? क्यों चंद किलोमीटर के दायरे में झेलम की दो धाराएं घेरे हुए हैं इस गांव? ये तो झेलम का स्टार्ट है। झेलम यहाँ से स्टार्ट होता है, आगे और नदी नाले मिलते हैं, फिर तो झेलम रिवर बड़ा बनता है जो कि कश्मीर का सबसे बड़ा रिवर है। इसका जो कंस्ट्रक्शन इसको जहांगीर ने बनवाया 1620 में, 1620 में और कंप्लीट किया उसके बेटे शाहजहां ने 1627 में। 7 साल में इसका काम पूरा। इसके नीचे जो कुछ पाइप्स जैसे दिख रहे हैं ये बहुत पुराने वाले हैं? या पुराने अंदर से अंडरग्राउंड एक टनल बनवाई है, इसलिए कि इसका डुप्लीकेट, क्योंकि यहाँ 54 फीट डीप है, इसलिए पता नहीं चलता पानी का फ्लो जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है। फिर उन्होंने अंडरग्राउंड एक टनल बनवाई है गार्डन तक, गार्डन में दूसरा आर्टिफिशियली स्प्रिंग बनाया है, बादामी शेप में, वहां पर शोक करता है कैसे पानी निकलता है, क्योंकि वहां जो पानी निकलता है वो 3-4 फीट की गहराई से निकलता है, वो उबलता हुआ दिखा है, पानी ठंडा ही है।
कश्मीर के समूचे क्षेत्र के जलमग्न होने की कहानी कितनी सही है और कैसे आज भी उस दौर के प्रमाण कुछ 100,000 नहीं बल्कि लाखों जलप्रपात के रूप में मौजूद क्षेत्र में बहुत सारे चश्मे हैं पानी के पूरे इलाके में और नाम भी सबके जुड़े हैं उससे। जिस एरिया में आप आए हो इसको सिटी ऑफ स्प्रिंग्स कहते हैं। जैसे जम्मू में हम जाते हैं उसको सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं। जिस एरिया में आप रुके हो इसको कहते हैं सिटी ऑफ स्प्रिंग्स। यहाँ आपको बहुत से चश्मे मिलेंगे और भी आपको यहाँ पर और एक वेतस्ता का चश्मा मिलेगा और हमारे और एक डूरू साइड में 2-4 चश्मे और ऊपर से भी हम जाएंगे कपरन एरिया रूरल एरिया वहाँ भी हम आपको चश्मे मिलेंगे। और खासकर जो आप वेतस्ता का एक यहाँ से एक इंटरनल पानी का बावाड़ जाता है वहाँ पर वेतस्ता जहाँ पर कश्मीरी पंडित अभी भी हर साल यहाँ पर पूजा करते हैं। सदियों में जिस जगह का शासन और स्वरूप कई बार बदला, वहां मुगल बादशाह जहांगीर ने झेलम के स्रोत पर एक ऐसा निर्माण कराया जो आज भी एक अद्भुत पहेली है। इसके नीचे जो कुछ पाइप्स जैसे दिख रहे हैं ये बहुत पुराने वाले हैं या पुराने अंदर से अंडरग्राउंड एक टनल बनवाई है इसलिए कि इसका डुप्लीकेट, क्योंकि यहाँ 54 फीट डीप है इसलिए पता नहीं चलता पानी का फ्लो जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है। फिर उन्होंने अंडरग्राउंड एक टनल बनवाई है गार्डन तक, गार्डन में दूसरा आर्टिफिशियली स्प्रिंग बनाया है बादामी शेप में, वहां पर शो करता है कैसे पानी निकलता है। क्योंकि वहां जो पानी निकलता है वो 3-4 फीट की गहराई से निकलता है, वो उबलता हुआ दिखा है, पानी ठंडा ही है। सदियों से इतिहास का रुख बदलता गया पर झेलम अपने प्राचीन नाम वेतस्ता के साथ आज भी सृष्टि के प्रारंभ के साक्ष्य के रूप में अविरल बह रही है। ओमो गांव अनंतनाग के वेरीनाग में है। हालांकि वहां जाने से पहले हम उस जगह पहुंचे जिसे झेलम नदी का प्रमुख स्रोत माना जाता है, वेरीनाग स्प्रिंग। झेलम कहिए वेतस्ता कहिए, यहीं से स्रोत है उसका। और ये कितना अद्भुत है कि आपको ये पूरा जो जल स्रोत है, जो स्प्रिंग है, वो आपको बिल्कुल शांत दिखेगा, लेकिन इसके ठीक बीचों बीच वो जगह है जहां से धरती से फूट रहा है जल। और अब अगर आगे बढ़िए, यहां पर आप देखेंगे कि बिल्कुल नीला जल है और यहां पर जैसे ही आगे बढ़ेगा ये चैनल में आपको रंग परिवर्तित होता हुआ दिख जाएगा उसका। अभी तक जो आपको नीचे कुछ नहीं दिख रहा था वो अब आपको बिल्कुल नीचे तक सारी चीजें यहां पर नजर आएंगी। और इसमें और आगे बढ़ते हुए जब आप देखते हैं तो धार बहुत अधिक तेज हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे कि किसी पहाड़ से ये नदी उतर रही हो, जबकि अगर आप लेवल देखिए तो पूरा का पूरा लेवल एक ही है, एक ही स्तर पर ये सब कुछ जा रहा है। लेकिन यहां पर अचानक इतनी तेज धार ये नदी पकड़ती है कि विश्वास नहीं होता और अकल्पनीय देखने में पहली ही नजर में आपको लग जाएगा। यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक जल में सब कुछ साफ साफ स्पष्ट नजर आएगा, नीचे के पत्थर हों या तैरती हुई मछलियां। भारत के पहले इतिहासकार माने गए कलहन की राज तरंगिनी में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कश्मीर का क्षेत्र कभी एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। महर्षि कश्यप, जिनके नाम पर राज्य का नाम कश्मीर पड़ा, इसके अनुसार उन्होंने ही पहाड़ों के बीच से जल के निकास को संभव किया और उसके बाद ही कश्मीर में लोगों ने बसना शुरू किया। कश्मीर जो प्राचीन काल में सतीसर था, सतीसर में जब जलोदभव राक्षस ने उत्पात मचाया और जो नाग जाति और जो लोग थे उन पर प्रताड़नाएं, अत्याचार, और वो बेचारे क्या करते, उनका जो उस समय का नेता था वो नील था और वो उसके पास गए और नील बेटा था कश्यप ऋषि का। कनखल में उस समय कश्यप ऋषि जो तीर्थाटन कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, वो वहां थे। तो कश्मीर से नाग लोगों का बहुत बड़ा डेलीगेशन नीलनाग के नेतृत्व में कनखल पहुंचता है। कनखल में कश्यप ऋषि से फरियाद की जाती है कि अत्याचार है। वराह मूल के पास
जो लाघव ये होता है, लांगल यानी हल, उससे विष्णु ने अनंत को आदेश दिया कि वहां वराह मूल में पहाड़ काटो। तो ऐसे में जब लोग बसाए गए, रिहेबिलिटेट किए, पुनर्वास हुआ, अब पुनर्वास करेंगे तो पानी फिर चाहिए आपको, तो ऐसे में क्या करें? तो कश्यप ऋषि ने तपस्या की, माता तो वितस्ता की, वो फिर निकली। जैसे मैंने कहा कि हाँ मैं कितना निकलूं, तो फिर शिव ने कहा कि अगर मैं निकल पड़ी तो ये तो फिर डूब जाएगा आपका, जिसे आप कश्मीर कहते हो सतीसर, ये तो फिर सतीसर बनेगा। फिर वो अपने त्रिशूल से उसको बताते हैं कि वेतसी भर, वेतसी जितना, यानी उंगली से लेकर अंगूठे तक। अलग अलग राजवंशों की सत्ता के बाद वो दौर भी आया जब कश्मीर में मुगलों का शासन हुआ। अनंतनाग का ये इलाका उस दौर में इस्लामाबाद के नाम से भी पुकारा गया। हालांकि आज प्राचीन नाम ही प्रचलन में है। अनंतनाग के वेरीनाग में झेलम नदी के स्रोत पर ये जो अष्टकोणीय कुंड आप देख रहे हैं, इसका निर्माण उसी दौर में हुआ था। इसका पुराना नाम जो था वो वारनाग था, यानी बड़ा झरना। फिर आहिस्ता आहिस्ता वार वेरी में तब्दील हुआ, वेरीनाग नाम पड़ा। वेरी का मतलब है अच्छा और नाग का मतलब है झरना, अच्छा झरना। जो जो गर्मी बढ़ती है पानी ठंडा रहता है, जब यहाँ स्नोफॉल होता है पानी गर्म रहता है, बर्फ इसके अंदर पिघल जाता है। हमारे मन में इस जगह को लेकर कई सवाल थे। वो झेलम जिसे कश्मीर की जीवन रेखा भी कहा जाता है, वो जहां से जन्म लेती है, वो स्थान इतना शांत कैसे? बिल्कुल शांत कुंड से नहर कटते ही ये रफ्तार कहां से आ जाती है? गहरे नीले हरे रंग का ऐसा स्वरूप कुंड में दिखता है, पर आगे जाते ही ये बेरंग क्यों है? ये पानी इधर कैसे आ रहा है और यहाँ पर ऐसे इतने बुलबुले क्यों? ये जो आपने अंदर का स्प्रिंग आपने देखा है, सोर सिल्वर जहलम, वहां से पानी जो है वो जमीन के अंदर से 400 गैलन जो बर सेकंड पानी निकलता है, वो डीप होने की वजह से वहां पानी नहीं दिखाई देता है। और उसमें जो कंट्रोल लगा है, तवा जो रखा है, उससे सुराखों में जो पानी निकलता है वो फ्लो नहीं करता है, क्योंकि डीप होने की वजह से वो पानी ही दिखाई नहीं देता है, बाहर से पानी की पता लगता है। तो यहाँ से जो पानी निकलता है वो फ्लो नहीं करता है, क्योंकि 54 फीट डीप है और कंट्रोल है पानी में। बाहर से पानी की पता लगता है। इसमें 3 हिस्से जाते हैं बाहर में, लेफ्ट, राइट एंड सेंट्रल लाइन में। तो वाटरफॉल पर 3 कनाल मिलते हैं, वहां से अलाउड रखा है इसकी फिशिंग वायलेशन। जहांगीर की ख्वाहिश थी कि स्प्रिंग की शक्ल जो है ये आकाशी कलर में होना चाहिए। इसके सेंटर में तवा रखा है, प्लेट, उसमें सुराख लगे, सुराख से 400 गैलन निकलते हैं। कभी ओवरफ्लो बारिश से नहीं जाता, न फाड़ आता न गंदा जाता। उस तवे में ये कारीगरी और फन है जो हरा दिखाई देता है, लेकिन असल में पानी शुद्ध है, पीने वाला पानी। जहांगीर के दौर से पहले इस स्थान पर क्या था और जल का बहाव कैसा दिखता था, ये बातें केवल कहानियों में ही दर्ज हैं। पौराणिक कथा यहाँ की हम आपको बताते हैं। एक तो आप देखते हैं कि किस तरीके से ये निर्माण है और क्या यहाँ पर जो इतिहासकार हैं वो बखान करते हैं। झेलम, जिन्हें वितस्ता भी कहा जाता है, देवी के रूप में माना जाता है। और आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में किसी भी नदी का जो स्रोत रहता है, जो प्रारंभ होता है, वहां पर बहुत पवित्रता मानी जाती है, वहां की मान्यता बहुत बड़ी होती है। तो यहाँ की भी मान्यता उस हिसाब से है। पौराणिक कथा के अनुसार जिसे हम वेरनाग यहाँ की भाषा में कहते हैं, वो दरअसल विरहनाग है। विरह यानी कि जुदाई, अलग होना। नाग जो यहाँ की भाषा में एक चश्मा होता है, स्प्रिंग। विरह इसीलिए क्योंकि कहते हैं कि जब देवी को यहाँ से अवतार लेना था, यहाँ से नदी का स्रोत फूटना था, तब यहाँ पर शिवजी विश्राम कर रहे थे और उन्हें यहाँ से दूर जाना पड़ा था, दूसरी जगह जाकर स्रोत लेना पड़ा था। तो झेलम का स्रोत ये भी माना जाता है और इसके नजदीक भी
एक और स्रोत माना जाता है। तो इस कारण इस जगह का नाम ये पड़ा, ये मान्यता है। अब जब आप इस पूरे क्षेत्र को देखेंगे, इस पूरे निर्माण को देखेंगे, तो दो चीजें आपको थोड़ी सी अलग दिखेंगी। यहाँ पर आपको एक शिवलिंग स्थापित दिखेगा जिसमें पीछे कुछ प्राचीन आकृतियां उकेरी हुई, मूर्तियां उकेरी हुई आपको दिखेंगी, और ठीक इसी तरीके से जो चैनल के दूसरे तरफ का हिस्सा है वहां पर भी आपको प्राचीन मूर्तियां दिख जाएंगी। तो मान्यताएं अनेकों अनेक हैं इस पूरी जगह से जुड़ी हुई। हालांकि हमें बताया गया कि झेलम, जिसका प्राचीन नाम वितस्ता है, उसका एक दूसरा स्रोत भी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था। और ये भी कहा गया कि कश्मीरी पंडितों की श्रद्धा उस स्थान से आज भी जुड़ी है और त्योहारों पर वहाँ बड़ा आयोजन होता है। लेकिन हम ये समझना चाहते थे कि फिर यहाँ ये मूर्तियां कैसी। आज आप श्रीनगर में उतर जाइए, घूमिए, जितने भी प्राचीन मंदिर आपको आज मिलेंगे वितस्ता के किनारे किनारे, ये सब प्राचीन नहीं है, ये सब डोगरा महाराजाओं की देन है। डोगरा महाराजा है जब, जो महाराजा गुलाब सिंह के बाद से शुरू होता है, तो उस समय एक भी मंदिर नहीं बचा था कश्मीर में जो तोड़ा नहीं गया था, सिवाय 2-3 के। तो आप कह रहे हैं उन्होंने सब मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। मैं कहता हूं जो शंकराचार्य वो बच गया, और बादामी बाग नीचे है ना, वहाँ इंदिरा नगर के पास आगे, तो वहाँ एक मंदिर बचा है पांदरेठन जिसको बोलते हैं, पुराना अधिष्ठान, वो बच गया क्योंकि वो दबा हुआ था जंगलों में। फिर आपका पायल पुलवामा में एक मंदिर बचा। ओम नमः शिवाय। तो क्या इस स्थान का कोई पौराणिक इतिहास भी है? क्योंकि सनातन मान्यताओं में नदियां पूजनीय होती, वितस्ता को भी देवी रूप में पूजा जाता है। नदियों के स्रोत की जगह पर हमेशा ही पूजा स्थल स्थापित होते हैं। क्या प्राचीन काल में ऐसा रहा होगा? ये जानकारी यहाँ किसी के पास नहीं थी। पर हाँ, इस निर्माण से पहले चश्मा कैसा दिखता था? जब हमने ये समझना चाहा, तो हमें वहीं पर बादाम के आकार में निर्मित जल स्रोत को दिखाया गया। जब ये नहीं बना हुआ था, तब यहाँ पर क्या हुआ करता था? खुला पानी था। अच्छा, खुला पानी, बस जमीन से एक चश्मा निकल रहा था, जिससे जो झेलम जिससे उसी से निकलते। दर्ज जानकारी के अनुसार हमें बताया गया कि ये मूर्तियां पुरानी तो हैं, पर प्राचीन नहीं है। वेरीनाग स्प्रिंग और मुगल गार्डन के नाम से मशहूर इस जगह का अधिकांश इतिहास मुगल काल से ही जुड़ा बताया गया। उनकी चाहत थी कि उसका वो मतलब ये यहाँ पर उसकी मतलब जो पीछे डोमुद्दीन है वो जगह तो जहांगीर ने अपनी समाधि के लिए रखा था, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। उस वक्त वो इसके साथ साथ श्रीनगर में शालीमार गार्डन बनवा रहे थे और श्रीनगर में ही वो उस वक्त रहा करते थे। जब वो श्रीनगर में बीमार हुए तो उसने अपनी मतलब बेगम नूर जहां को कहा, जब मेरी डेथ होगी मुझे वेरीनाग में दफनाया जाना चाहिए। उस समय तो कंट्री एक ही थी और वो मुगल रोड से जो कि आज भी मशहूर है मुगल रोड, और वहां से भी आज ट्रैफिक दरामद मतलब पूरा नए सिरे से हो गया। और उसके बीच में जहांगीर की डेथ हुई। जब जहांगीर की डेथ वहां पर हुई तो हुकूमत में उस वक्त बगावत फैली हुई थी और उसकी बीवी ने उसके अंतड़े निकलवाए, अंतड़े को वहां पर दफना दिया ताकि बॉडी को बदबू न फैले। उस जगह का नाम चिंगस पड़ गया। चिंगस नारियां उसको कहते हैं, जम्मू के साइड में पुनः राजौरी के बीच में है। और बाकी जो उनकी बॉडी थी उसे लाहौर रावी के किनारे दफना दिया गया। वो जगह फिर खाली रहा क्योंकि कंट्री एक ही थी उस समय। और जब शाहजहां ने पूरा किया तो बेटे ने बाप की थोड़ी ख्वाहिश पूरी की कि वो जगह बना के रखा और वहां पर आया करे और वहां से बैठकर बीच वाली कनाल और गार्डन का नजारा वहां बीच वाली लास्ट डोम्स के नीचे से मतलब वहां बीच में से बैठकर दिखाई देता था। एक और बात जो हमें दिलचस्प लगी वो ये कि इस पूरे क्षेत्र में मछली पकड़ने की मनाही है। ये जगह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है, पर जानकारी के अनुसार प्रतिबंध सरकारी नहीं बल्कि मान्यताओं के कारण। और इसमें 2 वैरायटी मछली है। यहाँ से लेकर नीचे 5 किलोमीटर तक वाटरफॉल तक 2 वैरायटी है। एक तो काली है कश्मीरन, दूसरी स्पॉट वाली है, इसको ट्राउट कहते हैं, खाने में लजीज, कांटे कम होते। लेकिन ये पहला तीर्थ है कश्मीर का। ये मछली पकड़ने से शरीर को नुकसान देती है, नहीं पकड़ते हैं मछली, नहीं पकड़ते, इसलिए गवर्नमेंट ने इसमें अलाउड फिशिंग नहीं रखी है वाटरफॉल तक।
तो यहाँ से जो पानी निकलता है वो फ्लो नहीं करता है क्योंकि 54 फीट डीप है और कंट्रोल है पानी में। यानी झेलम नदी के मुख को पवित्र यहाँ हर व्यक्ति मानता है और मान्यताएं मांसाहार से प्रतिबंधित करती हैं। मुमकिन है इतिहास के चंद पन्ने विलुप्त हुए पर विश्वास कायम रहा। वेरीनाग में मुगल गार्डन जहां से झेलम का स्रोत है और बिल्कुल अद्वितीय यहाँ पर एक एक तस्वीर। एक और मुगल गार्डन का जो पूरा स्ट्रक्चर है और दूसरी ओर आपको ये शिव मंदिर दिखाई देगा। कपाट बंद है। कहते हैं शिवरात्रि के दिन यहाँ पर बहुत ही भव्य आयोजन किया जाता है। एक समय पर यहाँ पर बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों के परिवार रहते थे। अब बहुत कम यहाँ पर 2 से 3 परिवार रह गए हैं जो इर्द गिर्द इस इलाके में रहते हैं। लेकिन इसके भीतर जैसे ही आप दाखिल होते हैं, एक ओर विशाल शिवलिंग स्थापित है और दूसरी ओर पार्वती जी देवी वितस्ता के रूप में यहाँ पर स्थापित हैं और साथ ही कुछ पुराने आपको मूर्तियां भी यहाँ पर दिख जाएंगी। हम बेहद उत्सुक थे उस जगह को देखने समझने के लिए जिस जगह को ओम की उत्पत्ति से जोड़ा जाता है। यूं तो ध्वनि के रूप में यह ब्रह्मांड की आवाज है। ऋग्वेद के अनुसार ओम अपरिमित यानी असीम, रूप रहित यानी बिना किसी रूप और आकार के, और सर्वव्यापी यानी हर जगह है। पर अनंतनाग के ओमो गांव का इस सोच से संबंध समझने के लिए हम उस ओर निकले। झेलम के मुख्य स्रोत से मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पर था गांव ओमो। चारों ओर ऊंचे पहाड़ों से घिरा एक साधारण सा गांव। एक बड़े से बोर्ड पर वितस्ता लिखा देख हम वहीं पर रुके। भीतर प्रांगण में विशाल चिनार का पेड़ था। आसपास अखरोट के कई वृक्ष लगे थे। वेरीनाग में हम जिस गांव में इस समय मौजूद हैं, इसका नाम है ओमो। पहाड़ों की गोद में बसा हुआ ये शांत सा गांव ओमो कहलाता है, जिसका अर्थ आप सीधे तौर पर देखिए तो कुछ बनता नहीं। लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि एक समय था जब इस गांव का नाम था ओम। किस तरीके से प्राचीन इतिहास जुड़ता है ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसी ओमो गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसमें अब बाहरी ढांचे का निर्माण आपको बहुत आधुनिक दिखेगा, लेकिन भीतर जो मान्यताएं यहाँ पर बसी हुई हैं, रची हुई हैं, उन मान्यताओं को अगर हम समझें तो इस नाम और इस प्राचीन शिव मंदिर के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारे विश्वास हैं। मंदिर में ताला लगा था, लिहाजा हमने आसपास लोगों से पता किया। पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने आकर ताला खोला। देखभाल आप ही करते हैं? हाँ, हमें देखभाल हम ही करते हैं इसका। यहाँ कितने परिवार बचे हैं पंडित परिवार? इधर टोटल 2 घर है अभी। 2 घर है? 2 घर है। तो रोज पूजा करते हैं? रोज पूजा कर रहे हैं, वो सवेरे सवेरे आते हैं। अच्छा, कितने गांव में बहुत परिवार रहते हैं? बाकी सारे यहाँ के मुस्लिम्स हैं? बाकी सब मुस्लिम हैं, सब मुस्लिम। हाँ, सब मुस्लिम। लेकिन उसके बीच 2 साल पहले ये बता रहे हैं आप बना, बाहर वाला 2 साल हो गया बना, वो नया बनाया उन्होंने। अच्छा, बाकी भी अंदर पेंटिंग वगैरह बाद में? पेंटिंग भी हुआ पर साल में किया था। अच्छा, हाँ। वैसे वो पुराना जैसा पत्थर जैसा था? हाँ, वो पुराना था। वो जब यहाँ से हालात खराब हो गई थी, इसको यहाँ पर निकाल दिया गया था और वहाँ पर हमने इसको रख दिया था छुपा के। अच्छा। फिर वहाँ से आर्मी वालों ने निकाला लिया इस्लामाबाद में। वहाँ उसने उसको साहब को, जो साहब था आर्मी वाला, उसको पलटा दिया बेड से। फिर उसने 3 दिन के बाद फिर लाया गाड़ी में, फिर रख दिया यहाँ। अच्छा। फिर इसको यहाँ रख दिया। बेहद प्राचीन मंदिर था, पर बाहर का निर्माण अब उसे एक आधुनिक रूप दे रहा था। गांव की आबादी मुख्य तौर पर मुस्लिम थी। आसपास के लोगों से भी हमने समझना चाहा कि वो यहाँ के बारे में कितना और क्या जानते हैं।
मंदिर है, ये बहुत पुराना है यहाँ पर? ये तो बहुत ही पुराना है। ये सुनने में आया है कि ये 750 साल पुराना मंदिर है। तो ये भगवान शिव जी का मंदिर है। तो यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और हर साल यहाँ पर एक हवन होता है जिसमें हमारे कश्मीरी पंडित भाई हमारे जो है वो यहाँ आते हैं और यहाँ पर वो हवन का इनेकाद करते हैं। पर शांति है बिल्कुल अब? बिल्कुल प्रोग्रेसिवली अगर हम देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब हालात चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो ये खुद ब खुद दर्शाता है कि जैसे हम पिछले 2-4 साल से आ गए, ये मंदिर रिनोवेट हो गया। जब मैं यहाँ आया था 4 साल पहले तो सिटी बिल्कुल डिफरेंट थी। अब हमें ये सब कुछ दिख रहा है कि फ्लो भी अच्छा खासा, रिलीजियस टूरिज्म जो है वो बढ़ रहा है। अब एक विशाल परिसर आप देख रहे हैं, लेकिन ये जो बाहरी ढांचे का निर्माण है ये 2 साल पहले ही करवाया गया है। जो मूल ढांचा है, जो मूल मंदिर है, वो केवल ये भीतर का जो आप हिस्सा देख रहे हैं। और यहाँ पर प्रतिष्ठित नंदी जी बहुत प्राचीन बताया जाता है। और मान्यता ये रही है कि अमरनाथ यात्रा जाने से पहले लोगों को यहाँ ओम गांव या ओमो गांव जो कहें आप, यहाँ पर आकर इस प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन आवश्यक है। अब हम परिक्रमा लेते हुए आपको इस पूरी मंदिर के बारे में भी बताते हैं कि किस तरीके से भीतर शिवजी की पूजा जो होती है, शिवलिंग जो स्थापित है। हम ये भी प्रयास करेंगे कि हम उन लोगों से बातचीत करें जो एक समय पर यहाँ रहा करते थे, क्योंकि यहाँ पर अब कोई ऐसी आबादी नहीं मिल रही है हमें जो अभी भी मंदिर में आके पूजा अर्चना करती हो। लेकिन यहाँ पर आप देवी स्वरूप मूर्ति को प्रतिष्ठित देखेंगे। आप दूसरी तरफ से जब शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो वहां से दर्शन करते हुए आपके समक्ष शिवजी की ही मूर्ति यानी महादेव की मूर्ति और सामने आप शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। मान्यताएं धीरे धीरे शायद लोग भूलते गए, जो प्रथाएं थी वो भूलते गए, या फिर यहाँ से जो आबादी थी वो बड़ी संख्या में चूंकि निकली, इसीलिए कई सारी चीजें नहीं होती हैं। अब अमरनाथ यात्रा में अनिवार्य इसे नहीं माना जाता है। यहाँ से गणेश जी और सामने आप पार्वती जी के दर्शन कर सकते हैं। तो ये पूरा जो हिस्सा है इसमें रंग रोगन सब कुछ हो चुका है, लेकिन ये बहुत प्राचीन बताया जाता है। हमें यह पता चला कि वेरीनाग में जो कश्मीरी पंडित परिवार थे उनमें से अधिकांश अब जम्मू के क्षेत्र में रहते हैं। यानी वितस्ता से जुड़ी मान्यताएं हो या ओमो गांव का इतिहास, ये सब पूर्ण रूप से समझने के लिए उनसे बातचीत करना जरूरी था। हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट जम्मू में उन लोगों के पास पहुंचे जिनके पास वेरीनाग के इतिहास से जुड़ी संपूर्ण जानकारी थी, ताकि हम हर सिरे को जोड़ पाए। जब डोगरा रोल शुरू हुआ तो गुलाब सिंह के टाइम पे ही एक शिवलिंगम को लाया गया। वो काफी बाहर से कहा जा रहा है, कुछ लोग तो इसको कह रहे कि ये जी केरला से आ रहा था। तो वो जब शिवलिंग आ रहा था तब चूंकि तब रास्ते इतने अच्छे नहीं थे, तो लोगों ने इसको पालकी पे उठा के ले आ रहे थे और लेना ये श्रीनगर था। और कहा जा रहा है कि ये स्थापित, इसकी जो स्थापना बनानी थी वो यहाँ पे जो कश्मीर में शंकराचार्य पे इसको लिया जा रहा था। जहाँ शंकराचार्य मंदिर स्थित है वहीं पर लेके जाना पे इनको लेके जा रहे थे। और ये जब आप देखेंगे जवाहर टनल को क्रॉस करते ही उसके रास्ते से जो वो नीचे जा रहे थे पालकी में लेके शिवलिंगम को, और इस शिवलिंगम को चलते चलते जब ये वेरीनाग के इस उम्मू इलाके में, जिसको आप उम्मू के नाम से लोग जानते हैं, जहां पे उन्होंने थोड़ा रेस्ट किया, शिवलिंगम को नीचे रखा और थोड़ा रेस्ट करने लगे जो लोग इसको पालकी में लेके जा रहे थे। उसके बाद कहा जा रहा है कि ये वहां से उठा ही नहीं है। इसका इतना वजन बढ़ गया, इतना कि वो लोग काफी मेहनत किए, बिल्कुल वहां पे उठा ही नहीं। और उसके बाद रात में उनके एक सपने में ये आया, स्वप्न में उन्होंने इनको कहा कि मेरा यही स्थान है, मेरा स्थान यहीं पे रखा जाए, मुझे यहां से दोबारा डिसलोकेट नहीं किया जाए।
इतिहास का लिखा मिटाया जा सकता है, पर इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता। कुछ समय के लिए विस्थापित ही सही, स्थापित इतिहास का एक एक पन्ना हमारी आंखों के सामने खुल रहा था। ओमो गांव के निकट ही हमें उस स्थान के बारे में भी बताया गया जहां वितस्ता यानी झेलम का दूसरा स्रोत है। इस जगह का नाम है वितस्ता स्प्रिंग यानी कि चश्मा, यानी वितस्ता का स्रोत एक ये भी माना जाता है। ये जो पवित्र कुंड है जिसे ढक कर रखा गया है ताकि इस पर पत्ते और कोई भी चीज गिरे ना, यहां से निकलते हुए देखिए, यहीं पर अगर आप देखेंगे तो आपको धार निकलती हुई दिखेगी और यही स्रोत माना जा रहा है। तो यहाँ पर जितने भी पूजा अनुष्ठान हैं वो सब यहाँ पर होते हैं। इसके कुंड के भीतर भी जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें मछलियां बड़ी संख्या में दिख रही हैं और यहाँ से आगे जो नदी की धार है वो निकल जाती है। चिनार का ये पेड़ जिसकी उम्र जो है वो कई 100 वर्ष बताई जाती है। यहाँ पर आमतौर पर आप देखेंगे कि बाकी हिस्सों में वट वृक्ष होते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी हिस्सों में आप जाएंगे आपको चिनार के वृक्ष इसी तरीके के नजर आ जाएंगे और साथ में ये पवित्र कुंड जिसके साथ मान्यता जुड़ती है यहाँ के रहने वालों की। यहाँ कोई बड़ा निर्माण नहीं था, बस एक हिस्से को ढक कर रखा गया था जहां से फूटकर जल निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। ये पुराना सा एक यहाँ से जो ये पानी निकल रहा है, इसको ये जो पानी है ये जा रहा है झेलम के साथ मिल रहा है। ये भी एक सोर्स है जो झेलम से मिलता है। यहाँ से यहाँ मछलियाँ भी हैं और यहाँ से शिवरात्रि पे जो आते हैं पंडित लोग वो यहाँ पूजा करते हैं। इसकी भी एक बहुत अच्छी अहमियत है। और ये जो झेलम है जो ये पानी उसके साथ मिलता है और वो भी इसका हामिल है कि ये जो पूरा पानी है उसके साथ मिल रहा है। वितस्ता यानी झेलम नदी के 2 स्रोत 2 किलोमीटर के दायरे में थे और इन्हीं के बीचों बीच बसा वो गांव जिसका नाम ओम से जुड़ा है। जहांगीर द्वारा निर्मित कुंड के पास मूर्तियां तो थीं, लेकिन पूजा पाठ अनुष्ठान इस जगह पर होते हैं। मुमकिन है समय के साथ ये परिवर्तन आया या फिर हमेशा से ही इसी स्रोत को पूजनीय माना गया। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब शायद समय ही जानता है। ये जो पहाड़ है इसका नाम है नागवन। नाग चूंकि स्थानीय भाषा में चश्मे को कहते हैं और यहाँ पर इसके बिल्कुल जो फुटहिल है उस पर ये वेरनाग जहां से झेलम का स्रोत है, घने जंगल यहाँ पर। दरअसल यहाँ पर अगर हम चश्मों की संख्या की बात करें तो अनंतनाग जिले और कुलगाम 2 जिलों को अगर अकेले लगा लिया जाए तो लगभग 1 लाख छोटे बड़े चश्मे और तालाब यहाँ पर हैं। ये पूरा जो क्षेत्र है ये पानी का स्रोत यहाँ पर बहुत है धरती के नीचे और धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए ये स्रोत बड़ी संख्या में आपको दिख जाएंगे। हम समय की गणनाओं में कश्मीर का पुरातन वैभव तलाश कर रहे थे, पर इतनी संख्या में कुंड और जल स्रोत का होना इस बात की भी गवाही देता है कि इनके साथ ही कई तीर्थ के साक्ष्य होंगे। अनंतनाग में ही हम मट्टन क्षेत्र में पहुंचे, जहां 3 पवित्र कुंड की मौजूदगी है। कमल कुंड, विमल कुंड और गौरी कुंड। इन कुंड का पहला संबंध बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा के पौराणिक काल से जुड़ता है। इसका तो पुराणों में जिक्र है, वेद में कल ने लिखा, सब ने जितने भी आथर है या जितने भी हमारी हिंदू किताबें है सब में इसका जिक्र है। यहाँ का महत्व है छड़ी महंत जो निकलते हैं। आषाढ़ की पूर्णमासी को पहला स्नान छड़ी का यही होता है। इस कुंड में जो अमरनाथ छड़ी जाती है उसका आषाढ़ की पूर्णिमा में पहला स्नान यहीं से होता है और उसके बाद वो फिर शंकराचार्य हरि पर्वत फिर वो वहां से फिर बेड़ा निकालकर बाकी मंदिरों में फिरते हैं। पहला स्नान यही, और उस दिन पहलगाम में फिर भूमि पूजन भी होता है, मगर स्नान छड़ी का यही होता है।
इन कुंड के बारे में मान्यता है कि जिन मृतकों के शव नहीं मिल पाते, उनका पिंडदान यहाँ से लगी नदी में करने पर मोक्ष मिलता है। किसी आपदा में या युद्ध काल में लापता सैनिकों के शव अक्सर नहीं मिल पाते, उनके परिजनों के लिए ये कुंड मुक्ति तीर्थ है। विमल कुंड, कमल कुंड, गौरी कुंड, मारतंड के ये 3 कुंड जो कि परम पवित्र माने जाते हैं, मान्यताओं से परे जरा इस जल की स्वच्छता देखिए। इसे कभी यहाँ पर साफ सफाई कुंडों की नहीं होती है, लेकिन आप नीचे तक यहाँ पर अगर एक सुई भी गिर जाए तो आप उसे अपनी आंखों से साफ साफ देख सकते हैं। दरअसल अनंत नाग जो ये पूरा क्षेत्र आता है, अनंत तो आप समझते ही हैं, नाग को स्थानीय भाषा में चश्मा, लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार नाग का अर्थ शाब्दिक नाग ही होता है। और ये जो मछलियां आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिन्हें खाना खिलाकर, दाने खिलाकर लोग अपने पापों को काटते हैं, वो मछलियां नाग मछलियां ही जानी जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं में मिलता है कि कश्मीर एक समय नाग प्रजाति के लोगों का सबसे प्रमुख केंद्र था। अनंतनाग, शेषनाग झील सहित कई स्थानों का नाम उसी पर आधारित है। ये मछलियां उनका रूप मानी जाती हैं। इनको लेकर कई विश्वास आज भी प्रचलित हैं। इन्हीं कुंड की परिधियों से वो रिश्ता भी जुड़ता है जिसकी वजह से कश्मीर को महर्षि कश्यप की भूमि कहा गया और ये माना गया कि कश्यप से ही कश्मीर की उत्पत्ति होती है। समय के साथ कितना कुछ मिट गया, कितना कुछ बदल गया, मान्यताएं वही रही, चंद निशान बाकी रहे। वैसे भी कहते हैं ना, सबसे बलवान है काल, पर शायद काल से भी ज्यादा बलवान है एक व्यक्ति की आस्था, एक इंसान का विश्वास। यही तो है अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। अभी के लिए इतना ही। आरिफ बलूच और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।